स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक कमेंट का उत्तर देता हूँ। चलिए खैर, आज शुरू करते हैं वर्दी का नशा भाग 6। सॉरी, वर्दी का नशा भाग 5। बाकी की बातें हमेशा की तरह कहानी के अंत में। पेश है वर्दी का नशा भाग 5। 5 भाग। चलिए शुरू करते हैं। दूर खड़ा शिवलाल तौड़े देवरा चांद को जाते देखता रहा, फिर मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया, फोन कान से लगा लिया। बेल गई, फिर आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं तौड़े, शिवलाल ने फोन पर कहा। ये तो आपको पहले बताया ही था कि मैं देवराज चांद पर नजर रख रहा हूँ। देवराज चांद आज कई लोगों से मिला, जैसे कि तौड़े बताता रहा। अगला दृश्य, शाम के 6 बज रहे थे। खंडर के आसपास रोज की तरह पर्याप्त पहरा था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कि हर रोज चलता था। भीतर तहखाने में चौथे कमरे की दौलत निकाल ली गई थी और उसे पेटियों में पैक करने का काम जारी था। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े के चेहरे पर दिन भर की थकान नजर आ रही थी। वो अभी अभी तहखाने से बाहर आया था। सूरज की आज के दिन की आखिरी रोशनी खंडर पर पड़ रही थी। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा भी दिन भर वहीं था। वो गाड़े के काम से खुश था कि वह सब कुछ ठीक ठाक संभाल रहा है। नाड़ा दोपहर 1 बजे तक सोया रहा। उसके बाद भी उसने ड्यूटी की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। गाड़े ठीक से काम कर रहा था। इस वक्त इंस्पेक्टर नाड़ा कुर्सी पर बैठा था कि गाड़े को अपनी तरफ आते देखकर मुस्कुराया। कैसे हो? गाड़े जब पास पहुंचा तो नाड़ा कह उठा। एकदम बढ़िया सर, थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। गाड़े ने कहा। क्यों? कुछ काम था सर, जल्दी वापस लौटाऊंगा। तुम कल भी गए थे। ऐसा क्या काम है जो शाम के बाद ही होता है? रात तुम देर से लौटे। आज जल्दी आ जाऊंगा सर, 2-3 घंटे में। मैं तुमसे खुश हूं कि यहाँ पर तुमने काम को बढ़िया ढंग से संभाला हुआ है। जाओ, लेकिन जल्दी आना, नाडा ने कहा। यस सर। अगला दृश्य, सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े अपनी पल्सर के पास पहुंचा और मोबाइल निकालकर अमलेश कमती, हरिराम, बंटी और शिवलाल तौड़े को फोन किया। तौड़े को छोड़कर तीनों से मिलने की बात हो गई। मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा छोटे इंस्पेक्टर साहब, उधर से शिवलाल तौड़े ने कहा। क्यों? गांव से छोटे भाई की बहू आ रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतजार में हूँ। भाई ने कहा कि उसकी बहू को उसके घर तक पहुंचा दूं। दुनियादारी में सब काम करने पड़ते हैं साहब जी। ठीक है, मेरी बात सुन, गार्डन ने धीमे स्वर में कहा। काम होने वाला है। कब? तौड़े ने आवाज संभाली। शायद कल या परसों, रात तक पता चल जाएगा। तेरे को भी उसी काम में हाथ बटाना है। मैं हाजिर हूँ साहब जी, तैयार रहना। मैं तेरे को कभी भी फोन कर दूंगा, समझा ना? अगला दृश्य, रोशन गाड़ी जब अमलेश कमती से मिला तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। कमती सड़क के किनारे मौजूद था। वहां मिलने की बात तय हुई थी। गाड़ी ने उसके पास पल्सर रुकी। आज साहब जी ने कैसे याद कर लिया? अमलेश कमती मुस्कुराकर कह उठा। पास में आजा, 4 कदम दूर क्यों खड़ा है? कमती फौरन पास आ गया, बोला। हुक्म दीजिए, मेरे से क्या कम पड़ गया जो फोन पर मिलने का? एक काम है, मुंह से निकालिए, बात बहुत खास है। अमलेश कमती खास बातों को अपने दिल के भीतर रखता है, आप तो जानते ही हैं। मजदूरी करेगा? मजदूरी? अमलेश कमती हचकचाया। मैं समझा नहीं। एक रात की, बल्कि 3 घंटों की मजदूरी का काम है। टोकरे में सामान भर भर कर ट्रक में डालना है। 1 करोड़ मिलेगा। अमलेश कमती फौरन संभल गया। जो हुक्म हुजूर का। किसी भी रात को 3 घंटे की मजदूरी करनी है और मेहनताना 1 करोड़, यही ना? काड़े ने सिर हिलाया।
मैं हाजिर हूँ साहब जी, ऐसी मजदूरी में हर रोज करने को तैयार हूँ। बात बाहर ना निकले, मैं फोन करूंगा तेरे को। अगला दृश्य, रोशन गाड़े बंटी से मिला, उसकी गली के बाहर, उसी फुटपाथ पर जहां पहले मिला था। तूने कहा था ना बड़ा काम करना है, गाड़ी मुस्कुरा कर बोला। करेगा? जरूर करूंगा। एक रात का 1 करोड़ मिलेगा। मैं तैयार हूं, बंटी जोश भरे स्वर में कह उठा। टोकरे में कोई खास सामान भरकर ट्रक में लादना है, तेजी से काम करना है, ये मजदूरों की तरह। 1 करोड़ मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। तो मैं हर काम के लिए तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब, आप बस हुक्म दे दीजिए। बात बाहर नहीं निकलना चाहिए। 1-2 दिन में फोन करके बुलाऊंगा, समझा ना? अगला दृश्य, कैसा है हरिराम? गाड़े बोला। पहले से कमजोर हो गया लगता। कैसी बातें करते हो साहब जी, मोटा हो रहा हूं। हरिराम मुस्कुराया। मोटा कैसे हो गया? आजकल रोज ही पीना हो रहा है, साला आया हुआ है। रोज ही बोतल खोल कर बैठ जाता हूँ। मेरे को तो बीवी पीने को मना करती है और अपने भाई को बोलती है और पी। इन औरतों का कुछ समझ में नहीं आता। बढ़िया काम लाया हूं तेरे लिए, गाड़े मुस्कुराया। बढ़िया काम है? एकदम बढ़िया। 1 करोड़ मिलेगा, 3 घंटे का काम है। 3 घंटे के काम का 1 करोड़? हरिराम कह उठा। भारी गड़बड़ लगती है। गड़बड़ है तभी तो 3 घंटे के काम का 1 करोड़ मिल रहा है, गाड़े ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तैयार हूं इस काम के लिए। खतरा कितना है? मक्खी जितना भी नहीं। मैं खुद हूं इस काम में। टोकरे में सामान भर भर कर बाहर खड़े ट्रक में डालना है। पूछना कुछ नहीं है, सिर्फ काम करना है और तेजी से करना है। मैं तैयार हूं। तैयार करूंगा तेरे को। चल, फोन करूंगा तेरे को। कल या परसों काम पड़े। हरिराम चला गया। गाड़े ने देवराज चौहान को फोन किया। सड़क किनारे पल्सर पर दाएं बाएं टांगे किए बैठा था। सड़क पर से भारी ट्रैफिक निकल रहा था। देवराज चौहान से बात हो गई। कहाँ हो तुम? गाड़े बोला। बोल। मिलना है तेरे से, बहुत मुश्किल वक्त निकाल कर लाया हूँ। किधर है तू? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। गाड़े ने बताया, फिर दोनों की मिलने की जगह तय हो गई। आधे घंटे बाद का वक्त भी तय हो गया। अगला दृश्य, रोशन गाड़े और देवराज चौहान मिले। मुझे भीम सिंह फोरे का रूट देखना है कि वो किस रास्ते का इस्तेमाल करता है खंडों तक जाने के लिए, देवराज चौहान ने कहा। वक्त हो रहा है, मुझे वहां पहुंचना है जहां से भीम सिंह खाने की वैन लेकर चलता है। यही पूछना था कि तुमने अब तक क्या किया है। अब देर किस बात की है? गाड़े के उठा। देवराज चौहान ने बताया कि क्या क्या इंतजाम हो गए हैं। भीम सिंह फोरे के बारे में सुनकर गाड़े बोला। तो ये फोरे माना नहीं? नहीं, वो मानने वाला भी नहीं है। तो क्या करोगे तुम? जब मैं काम शुरू करूंगा तो रास्ते में फोरे की वैन पर कब्जा जमाना होगा, तभी उसका रास्ता देखने जा रहा हूँ। क्या ख्याल है, कब तक काम शुरू हो जाएगा? अब फोरे की वैन का रास्ता देखूंगा और कल दोपहर को देखूंगा। सब ठीक रहा तो हम कल रात भी अपना काम कर सकते हैं। तुमने 4 लोगों का इंतजाम करना है, वो इंतजाम हो गया है। जब भी कहोगे उन्हें तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, गाड़े बोला। सरकार ने पैक हो चुकी पेटियों के बारे में ऑर्डर दिया है कि उन्हें सरकार के खजाने में पहुंचाया जाए। कल से ये काम शुरू हो सकता है। इससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। पैक पेटियां हमारे किसी काम की नहीं है। जगमोहन नहीं दिख रहा तुम्हारे साथ? वो तुम्हारा फार्म हाउस साफ करवा रहा है, तुम्हें बता चुका हूँ इस बारे में। वहां की साफ सफाई हो गई है। वो वहां से चल पड़ा है। 10-12 लोगों को एक साथ इस काम पर लगाया था, तभी इतनी जल्दी काम हो सका। तो तुम्हारा ख्याल है कि कल काम शुरू हो सकता है? गाड़े ने गंभीर गंभीर स्वर में कहा। कल रात को। बेहोशी की दवा का इंतजाम कर लिया जो? उसकी फिक्र तुम मत करो, ये मेरा काम है। तुम्हें क्या लगता है हम सफल रहेंगे? हम कोशिश तो सफल होने के लिए ही कर रहे हैं, बाकी देखो क्या होता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि काम की रात खाना खाकर कितने पुलिस वाले बेहोश होते हैं
और जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा उन्हें तुम कैसे संभालते हो? मैं अपने हिस्से का काम बढ़िया ढंग से संभालूंगा। अगला दृश्य। अगले दिन दोपहर 1:30 बजे देवराज चौहान भीम सिंह फोरे की वैन के पीछे था। फासला रखकर वैन का पीछा कर रहा था। फोरे मध्यम गति से धीमी रफ्तार में वैन ले जा रहा था क्योंकि भीतर खाना था। कल रात भी देवराज चौहान ने फोरे की वैन का पीछा किया था और दूसरी बार अब फिर कर रहा था। एक खास बात देवराज चौहान ने नोट की कि फोरे के साथ हर बार वैन में एक आदमी मौजूद रहता है, यानी कि वो अकेला नहीं होता। देवराज चौहान के देखते ही देखते फोरे की वैन जंगल में प्रवेश कर गई। देवराज चौहान ने अपने को जंगल के बाहर ही रोक लिया। फोरे ने रात को यहां तक आने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करना था वही रास्ता अब फोरे ने रात को यहां तक आने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया था वही रास्ता अब लिया था। स्पष्ट था कि फोरे यहां आते वक्त इसी रास्ते से आता था। वो रास्ता बदलता नहीं था। ऐसे में आज काम किया जा सकता था। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और तुलीराम को फोन किया। बात हो गई। भाई, तुम्हारा तब से फोन ही नहीं आया, उधर से तुलीराम ने कहा। मैंने तो सोचा तुम भूल गए। आज शाम को ट्रक मिल सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। मिल जाएगा, मैं अभी इंतजाम में लग जाता हूँ। फुल बॉडी का बंद ट्रक। याद है जी, सब कुछ याद है जो तुमने बताया था। शाम को 7 से 8 बजे ट्रक हमें देना। कहाँ पर दोगे? जगह तय हो गई। शायद मैं तुम्हें ना मिलूं, मेरा दोस्त मिलेगा। जगमोहन नाम है उसका। जो भी मेरे पास आकर ट्रक की चाबी मांगेगा, ट्रक उसे दे दूंगा। उधर से तुलीराम ने कहा। काम हर हाल में होना चाहिए तुलीराम। अजी, तुलीराम पर भरोसा रखो, दोबारा भी मुझे याद करोगे। उसके बाद देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। हम आज रात काम कर रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। ओ, तो भीम सिंह की वैन का रूट समझ में आ गया? उधर से जगमोहन की आवाज आई। हाँ, वो एक ही रास्ता इस्तेमाल करता है। कोई खास इंतजाम करना है रात के लिए? जगमोहन ने पूछा। हम्म तुलीराम शाम 7 से 8 के बीच ट्रक हमारे हवाले करेगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने वो जगह बताई जहां पर तुलीराम ने ट्रक को लेकर पहुंचना था। तुम ट्रक को पहचान कर उसके पास जाओगे और चाबी मांगोगे। वो बात समझ जाएगा कि ठीक आदमी से बात कर रहा है और ट्रक तुम्हारे हवाले कर देगा। ये तो हुई शाम की बात, परंतु उससे पहले तुमने जो काम करना है वो सुन लो। उस ट्रक की नई नंबर प्लेट बनवानी है, ताकि जब हम ट्रक को लेकर सड़कों पर उतरे तो पहचाना न जा सके। अगर उसके चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखा दी गई, किसी को भी नंबर की आगे पीछे की प्लेट किसी भी नंबर की आगे पीछे की प्लेटें बनवा लेना और ट्रक हाथ में आते ही सबसे पहले इसकी नंबर प्लेट बदलना। समझ गया? तब तुम्हारे पास रात के 10 बजे तक का वक्त होगा। बेहतर होगा कि तुम उससे पहले ट्रक को उस जगह से बाहर खुले में मत लाना। मेरे फोन का इंतजार करना, मैं तुम्हें बताऊंगा वहां से कब चलना है। ठीक है? बाजार से तुमने कम से कम 8 ऐसे टोकरे खरीदने हैं जिनमें सामान भरकर ट्रक में डाला जा सके, और साथ में फावड़ा या दांतों वाली कुदाल, जिससे सामान को जल्दी से टोकरों में डालकर उन्हें भरा जाए। हम्म इस सारे सामान को तुमने ट्रक के भीतर रख लेना है। ऐसा ही करूंगा। उधर से जगमोहन की आवाज आई। 2-3 फुट लंबा लोहे का मजबूत सरिया चाहिए। तहखाने के कमरों पर भारी मजबूत ताले लटक रहे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए सरिये की जरूरत पड़ेगी। तालों में सरिया अटकाकर ताला तोड़ा जाएगा। ये भी हो जाएगा। तुम्हारे हिस्से का यही काम है। सब काम वक्त पर निपट जाएंगे। मैं अभी निकल रहा हूँ बंगले से। फिर देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर गाड़े को फोन किया। क्या चल रहा है? उसकी आवाज पहचानते ही रोशन गाड़े ने धीमे स्वर में कहा। हम आज काम करेंगे। रात को? हाँ। गाड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम तैयार हो? पूरी तरह से तैयार हूं। कहो क्या करूं? तुमने जिन लोगों का इंतजाम किया है उनकी जरूरत पड़ेगी। कितने बजे? 6 बजे वो मुझे मिल जाएं। कहाँ पर? देवराज चांद ने बताया कि 6 बजे वो कहाँ मिलेंगे। चारों ठीक 6 बजे तुम्हारी बताई जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे, या वो मुझे कैसे पहचानेंगे? देवराज चौहान ने पूछा। इस बात का मैं कोई इंतजाम कर दूंगा कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को पहचान जाओ।
मुझे फोन पर बता देना कि तुमने क्या इंतजाम किया है। तुम्हारे वहां पर सब ठीक चल रहा है ना? रोज की तरह सब ठीक है। क्या भीतर की पेटियां सरकारी खजाने में पहुंचाने के लिए कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इस वक्त भीम सिंह फोरे खाने की वैन लेकर वहां पहुंचा हुआ है। हाँ, खाना शुरू होने जा रहा है। फोरे से कह दो कि आज रात के खाने में हलवा जरूर बनवा कर लाए। इंस्पेक्टर नाडा की हाँ होनी चाहिए इसके लिए। मैं अभी नाडा से बात करता हूँ। मुझे काम पूरा चाहिए। काम कैसे करते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। गाड़े को अपना काम पूरा करना आता है देवराज चौहान, उधर से रोशन गाड़े ने कहा। अगला दृश्य। कुर्सी पर बैठा इंस्पेक्टर नाडा ने खाना शुरू किया ही था कि गाड़े पानी का गिलास हाथ में थामे वहां पहुंचा। हर तरफ पुलिस वालों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। खाना शुरू हो गया था। सर पानी, गाड़े ने कहा और कुर्सी के पास ही पानी रख दिया। इंस्पेक्टर चेतन नाडा ने मुंह चलाते सिर हिलाया। खाना कैसा है सर? गाड़े ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक है, नाडा खाने में लगा रहा। आज सरकारी लोगों ने खजाने की पेटियों को सरकारी खजाने तक ले जाना था। ऊपर वाले जाने, मुझे तो कल शाम कमिश्नर साहब ने फोन पर यह बात बताई थी। नाडा बोला। हो सकता है शाम को वो लोग आ जाएं पेटियां लेने। शाम का कोई मतलब नहीं बनता। ये सुबह का काम है। उजाले का काम है और आने से पहले वो फोन पर मुझसे जरूर पूछेंगे कि क्या वो आ सकते हैं। जब तक मैं हरी झंडी नहीं दूंगा वो नहीं आ सकेंगे। और आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं। नाडा खाना खाता रहा। तुम खाना नहीं खा रहे? अभी खाऊंगा सर। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कभी खाने के साथ मीठी चीज नहीं आई। मीठी चीज? जलेबी हलवा वगैरह? गाड़े मुस्कुरा पड़ा। क्यों सरकार का बिल बढ़ा रहे हो? सर, इतना बड़ा खजाना मिला है, एक बार तो खजाने के साथ हलवा होना ही चाहिए। नाडा ने कुछ कहा नहीं, खाता रहा। रात के लिए हलवे का ऑर्डर दे दूं सर? जरूरी है? जरूरी समझिए सर, बहुत दिनों से मन कर रहा था कुछ मीठा हो जाए। तुम्हारी इच्छा है तो वैन वालों को हलवा के लिए कह दो। मैं जानता था सर कि आप मेरी बात नहीं टालोगे। अब भीतर क्या चल रहा है? आज चौथे कमरे की पेटियां पैक हो जाएंगी और पांचवें कमरे से दौलत को बाहर निकालकर हॉल में पहुंचाया जाएगा। शाम को नई पेटियां भी आ रही हैं। अभी 15 दिन यहाँ और लग जाएंगे। मैं तो इतनी दौलत देखकर अब बोर होने लगा हूँ। नाड़ा मुस्कुराया। तभी गाड़े धीमे स्वर में बोला। वो भाभी जी को दिया था? हाँ। पसंद आया? कि वो एक और लाने को कहने लगी। वो क्या समझे हमारी ड्यूटी को। मौका लगा तो एक और भी आ जाएगा सर। गाड़े मुस्कुराकर बोला। सावधानी से, पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। गाड़े पर भरोसा रखिए। तुमने अपनी पत्नी के लिए क्या लिया है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नाड़ा ने गाड़े को देखा। कुछ नहीं सर, कसम से। गाड़े ने गले की घंटी को हाथ लगाया। अपनी पत्नी के लिए भी कुछ ले लो। यादगार रहेगी कि वो चीज खजाने का हिस्सा थी कभी। देखूंगा सर। मैं जरा वैन वाले को रात के हलवे के लिए कह दूं सर। गाड़े पलट कर चला गया। अगला दृश्य। अमलेश कमती, हरिराम, बंटी को रोशन गाड़े ने बता दिया था कि उन्हें उस आदमी से मिलना है जिसने हल्के पीले रंग की कमीज के साथ नीली जीन्स पहन रखी होगी। जगह भी बता दी गई थी। ऐसे में उन्हें देवराज चौहान तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे पहले अमलेश कमती ही देवराज चौहान के पास पहुंचा। हेलो, कमती ने करीब पहुंचते ही कहा। रोशन गाड़े ने मुझे भेजा है। तुम ठीक जगह पहुंचे हो, देवराज चौहान ने कहा। मेट्रो सिनेमा हॉल के बाहर मिले थे वो। काम क्या करना है? कमती ने पूछा। शांत रहो, अभी कुछ और लोग भी आने वाले हैं, फिर बात होगी। और लोग भी हैं? ये बात कमती को अब पता लगी। फिर हरिराम और उसके बाद बंटी भी आ गए। अब तो सब आ गए, कमती बोला। एक बाकी है अभी, वो आता ही होगा। देवराज चौहान को शिवलाल तौड़े के आने का इंतजार था। अगला दृश्य। शिवलाल तौड़े उनसे कुछ ही दूरी पर ओट में मौजूद था।
नजर इधर ही थी। देवराज चौहान के पास एक एक करके 3 लोगों को पहुंचते देखा। वो गंभीर नजर आ रहा था। उसने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। बार बार वो ओट से देवराज चौहान की तरफ देख रहा था। हेलो, मैं शिवलाल तौड़े। तौड़े ने धीमे स्वर में फोन पर बोला। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात कुछ होने वाला है। देवराज चौहान लोग इकट्ठे कर रहा है। गार्डे ने मुझे भी देवराज चौहान के पास पहुंचने को कहा है। इस वक्त देवराज चौहान के पास 3 लोग पहुंच चुके हैं। वो सब मेट्रो सिनेमा के बाहर हैं। मैं भी वहीं हूँ और कुछ देर बाद उनसे मिलने जा रहा हूँ। कल रात को और आज दिन में देवराज वो खाना लेकर खंडर तक आती है। वो कुछ करने जा रहा है। ये तो अच्छी खबर है। मेरा दिल धड़क रहा है। वो मुझे भी काम में साथ ले रहे हैं, तौड़े बोला। इसमें घबराने वाली क्या बात है? उधर से आवाज आई। पता नहीं वो कैसे काम करेंगे, उनका प्लान क्या है, वो सफल भी होंगे या नहीं। वो इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने लोग हैं। इन लोगों ने जाने किस दम पर खजाने पर हाथ डालने की योजना बना। तौड़े, उनमें देवराज चौहान है, डकैती मास्टर देवराज चौहान। तो देवराज चौहान बच्चा नहीं है। उसे मास्टर यूं ही नहीं कहते, उसे काम करना आता है। आज दोपहर बाद देवराज चौहान एक केमिस्ट की शॉप पर भी गया था और लिफाफे में काफी सारी दवा लेकर निकला। मुझे तो उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह काम करेगा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि देवराज चौहान किस तरह काम करेगा। तुम्हें बढ़िया मौका मिला है कि देवराज चौहान के साथ रहो और मौका मिलने पर हालातों की खबर देते रहो। वो खजाना मेरा है और मैंने तुम्हें 500 करोड़ देने को कहा था, परंतु अब तुम्हें 1000 करोड़ दूंगा। तौरे, तौड़े, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लगे रहो देवराज चौहान के साथ, सब बढ़िया रहेगा। और वो जो फार्म हाउस के बारे में तुमने बताया था, जो खंडाला रोड पर है, ये लोग डकैती के बाद दौलत को वहीं लेकर जाएंगे? आपको कैसे पता? इसे समझना मामूली सी बात है। उधर से आती आवाज तौड़े के कानों में पड़ रही थी। तुम देवराज चौहान के पास जाओ और उसके साथ काम पर लग जाओ। मौका लगने पर मुझे हालातों की खबर करना। कहीं फंस मत जाना मुझे फोन करने के चक्कर में। मैं सतर्क रहूंगा। अगला दृश्य। शिवलाल तौड़े देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। सब आ गए। तुम लोगों के आपस में परिचय की जरूरत नहीं है, परंतु एक दूसरे के नामों से वाकिफ हो जाओ, क्योंकि हमने एक साथ काम करना है। इससे ज्यादा जानकारी न कोई लेगा न कोई देगा। वो चारों एक दूसरे के नामों से परिचित हुए। हमें करना क्या है? हम क्या काम करने जा रहे हैं? अमलेश कमती ने पूछा। रोशन गार्डे ने तुम लोगों को क्या बताया? देवराज चौहान ने सबको देखा। यही कहा कि मजदूरी जैसा काम है, 2-3 घंटे लगेंगे, बदले में 1 करोड़ मिलेगा। कमती ने कहा। मुझे भी यही कहा है, हरीराम बोला। मुझे भी, बंटी ने सिर हिलाया। तुम लोग गाड़े के भेजे आदमी हो। गाड़े का कहना है कि जो कहूंगा वो काम तुम लोग करोगे। वो तो करेंगे ही, परंतु काम क्या? काम को जानने की उत्सुकता अपने मन से निकाल दो। अपने 1 करोड़ को याद रखो। वक्त के साथ साथ काम के बारे में तुम लोगों को पता चलता जाएगा। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। अब सुनो, हमें एक वैन पर कब्जा करना है। वैन के भीतर 200 लोगों का खाना पड़ा होगा। हमें काम ऐसे करना है कि खाने को या वैन को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैन में अक्सर 2 आदमी होते हैं। एक वैन चलाता है, दूसरा उसकी बगल में बैठता है। हमने वैन पर कब्जा करना है और उन दोनों को बेहोश करके किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना है। किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, और जान लेने के बहुत खिलाफ हूं मैं। हमारा मकसद कहीं से कुछ सामान लूटना है। वैन हाथ में आ जाने के बाद क्या करना है बताऊंगा। पहले वैन पर कब्जा कर लें, उसके बाद आगे का रास्ता शुरू होगा। अगला दृश्य। ये काम खत्म हो जाए तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा। परिवार से मिले 6 महीने हो गए। जाऊंगा तो कुछ पैसे भी दे आऊंगा। वैन चलाते भीम सिंह फोरे बगल में बैठे आदमी से कह रहा था। वैसे खाने को है उनके पास,
वैसे खाने को है उनके पास, खेतों की पैदावार से वो साल भर का गेहूं अपने लिए रख लेते हैं। शाम के 7:45 बजे थे। सड़कों पर तगड़ा ट्रैफिक था। भीम सिंह फोरे रोज की तरह आज शाम भी जंगल में मौजूद खंडरों पर पुलिस वालों के लिए खाना ले जा रहा था। बगल में प्रकाश नाम का टेंट हाउस का ही आदमी बैठा था। मेरा तो परिवार नहीं है, प्रकाश बोला। शादी भी नहीं की। माँ बाप? बाप है, वो दूसरे बेटे के साथ रहता है। मेरे पर तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। किस्मत वाला है तू। किस्मत वाले तो वो होते हैं जिनके पास बसा बसाया परिवार होता है। प्रकाश ने गहरी सांस ली। अकेले रहना भी कोई जिंदगी है। कोई बात करने को नहीं, सुख दुख बांटने वाला नहीं। दिवाली आए या होली, मुंह बंद करके बैठे रहो। अगर मुझे पता होता कि जिंदगी में साथ की इतनी जरूरत पड़ती है तो मैं शादी जरूर करता। अब भी कर सकता है। कितनी उम्र है तेरी? 40। तू कहे तो कोई औरत ढूंढूं? गांव जब जाऊंगा तो पता करूंगा। भीमराव फोरे ने कहा। भीमराव? भीम सिंह? यार, प्रिंटिंग हुई ना। हाँ, भीम सिंह फोरे से भीमराव फोरे हो गया। सॉरी। ये सामने क्या है? प्रकाश बोला। भीमराव फोरे। दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ। भीम सिंह फोरे ने अभी अभी अपनी वैन को एक सड़क पर मोड़ा था कि सामने तिरछी खड़ी कार दिखाई दी। जैसे कोई अनाड़ी कार चलाते चलाते वहीं पर कार को छोड़कर चला गया। क्योंकि ये सड़क जंगल की तरफ जाती थी, आगे आबादी नहीं थी, इसलिए सड़क पर नहीं के बराबर ट्रैफिक था। फोरे ब्रेकें दबाता चला गया। धीरे धीरे वैन रुकती चली गई। 10 कदम आगे 10 कदम आगे थी वो कार। वैन की हेडलाइट कार पर पड़ रही थी। कोई नजर नहीं आ रहा कार के पास? फोरे बोला। बीच में भी कोई नहीं है। प्रकाश दरवाजा खोलता बोला। मैं देखता हूँ। वैन से निकलकर प्रकाश आगे बढ़ गया। फोरे लापरवाही से वैन में बैठा कार को और प्रकाश को देखता रहा। मिनट भर में ही प्रकाश वापस आकर बोला। हैरानी है कि कार में या आसपास कोई नहीं है। बाहर आ, कार को धक्का लगाकर साइड करें। कोई पागल कार छोड़ गया है, फोरे ने मुंह बनाकर कहा और वैन को बंद किया। चाबी लगी रहने दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला और प्रकाश के साथ कार की तरफ बढ़ गया। उसी पल एक तरफ अंधेरे से अमलेश कमती और शिवलाल तौड़े निकले और वैन में जा बैठे। तौड़े ने ड्राइविंग सीट संभाली और इग्निशन में लगी चाबी घुमाकर वैन स्टार्ट की। वैन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर फोरे और प्रकाश चौंक कर पलटे। प्रकाश, वैन? फोरे हक्का बक्का सा बोला। ये लुटेरों की चाल है। वो हमारी वैन ले जा रहे हैं, प्रकाश चीखा। दोनों तेजी से वैन की तरफ दौड़े। वैन वहीं खड़ी थी। प्रकाश और फोरे वैन तक पहुंचे ही थे कि अंधेरे से हरिराम और बंटी निकलकर उन पर झपट पड़े। बंटी के हिस्से में फोरे आया। उसने फोरे की कमर पर चाकू लगाकर कहा, हिलना मत। चाकू की नोक चुभ रही थी। फोरे वहीं ठिठक गया। हरिराम ने प्रकाश की बांह मरोड़कर उसे बेबस कर दिया था। तभी देवराज चौहान गहरे अंधेरे से बाहर निकलकर सामने आया। इन दोनों को एक तरफ अंधेरे में ले चलो। बंटी और हरिराम दोनों को धकेलते अंधेरे की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान ने वैन के पास आकर कहा, कमती, तुम आगे खड़ी कार को किनारे पर ठीक से खड़ा करो और तौड़े, तुम इस वैन को पास ही अंधेरे में लगा दो। कमती ने वैन से निकलकर आगे खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वहां से उस तरफ बढ़ा जिधर बंटी और हरिराम उन दोनों को लेकर गए थे। सड़क से 25 कदम दूर अंधेरे में वो चारों खड़े मिले। तुम तुम वही पुलिस वाले हो ना? फोरे के उठा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम। तभी देवराज चांद का दायां हाथ उठा जिसमें रिवॉल्वर दबी थी, और जब हाथ नीचे आया तो रिवॉल्वर का दस्ता फोरे की कनपट्टी पर पड़ा। फोरे के होंठों से तीव्र कराह निकली। तभी दूसरी बार उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता पड़ा। उसकी आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। घुटने मुड़ते चले गए और वो नीचे गिरकर शांत पड़ गया। ये देखकर प्रकाश की आंखें भय से फैल गई। ये तुम लोगों ने क्या किया? इसकी जान ले ली? मार दिया इसे? और तुम लोग तो। इसी पल अंधेरे में देवराज चौहान ने प्रकाश की कनपट्टी पर भी रिवॉल्वर के दस्ते की चोट मारी। दूसरी चोट पड़ते ही प्रकाश नीचे गिरता चला गया। ये दोनों गहरी बेहोशी में जा डूबे हैं। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में रखी और सिल्क की डोरी निकालकर उन दोनों की तरफ बढ़ाता कह उठा,
इन दोनों की बाहें पीठ की तरफ बांध दो, टांगों को भी बांध दो। दोनों ने फौरन अपना काम निपटाया। घना अंधेरा था। इन दोनों बेहोशों को देखना संभव नहीं था किसी के लिए। इन दोनों बेहोशों को देखना संभव नहीं था किसी के लिए। सड़क पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं था। अपने काम से फारिग होकर बंटी बोला, इंस्पेक्टर साहब की तरह तुम भी पुलिस वाले हो? नहीं, पर ये तो तुम्हें पुलिस वाला कह रहा था, हरिराम ने कहा। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। इन दोनों को आधी रात से पहले होश नहीं आने वाला। तब तक हमारा काम निपट चुका होगा। कहने के साथ ही देवराज चांद सड़क की तरफ बढ़ गया। हरिराम और बंटी उसके पीछे थे। सड़क पर अमलेश कमती खड़ा दिखा। कार अब सड़क के किनारे सीधी खड़ी थी। वैन कहाँ है? देवराज चौहान ने कमती से पूछा। उधर अंधेरे में। तौड़े वैन के पास मौजूद था, कमती बोला। आओ। वो सब वैन के पास पहुंचे। तौड़े, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, अभी 8:10 हुए हैं। तुम 10 बजे तक यहीं रहोगे। ठीक 10 बजते ही खाने की वैन लेकर तुम खंडर में पहुंच जाओगे। शिवलाल तौड़े ने सिर हिला दिया। वैन का पिछला दरवाजा खोलो। तौड़े ने दरवाजा खोला। देवराज चांद ने कमीज के भीतर हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और उसके भीतर पड़ी ढेर सारी गोलियां निकालकर वैन के भीतर पड़े पतीलों के भीतर डालने के बाद वहां पड़ी बड़ी सी कड़छी से उन सबको अच्छी तरह से हिलाया कि दवा अच्छी तरह सब्जी और हलवे में मिक्स हो जाए। इस काम से फारिग होने के बाद पतीलों पर ढक्कन दिया और वैन का दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी और हलवे की खुशबू आ रही है वैन से, कमती बोला। उसके भीतर तुमने क्या मिलाया? बेहोशी की दवा, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा, ताकि खाने वाले बेहोश हो जाएं और हम अपना काम पूरा कर सकें। बेहोशी की दवा काम करेगी? कमती मुस्कुराकर बोला। क्यों नहीं करेगी? एक बार मैं दवा की दुकान से जहर लाया था। हफ्ते बाद देखा तो उस पर चींटियां चढ़ी बैठी थी। चिंता मत करो, मेरी दवा उस जहर जैसी नहीं है जिस पर चींटियां चढ़ जाएं और जिंदा रहें। तुमने अभी तक बताया नहीं कि हमने क्या काम करना है। तुम वक्त से पहले हर बात जान लेना चाहते हो? देवराज चांद का स्वर कुछ सख्त हुआ। आदत से मजबूर हूं, कमती ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम तौड़े के साथ रहोगे, इसके साथ ही वैन पर जाओगे, देवराज चाहन ने कहा। और तौड़े, जब 10 बजे यहां से चलो तो वैन वाले दोनों आदमियों की कनपट्टी पर एक एक हल्की चोट लगा देना। वो उधर हैं और बेहोश हैं। दोनों के हाथ पांव बंधे हुए हैं। एक एक हल्की चोट और लग जाएगी तो बेहोशी पक्की रहेगी कुछ और देर के लिए। लगा दूंगा, तौड़े ने कहा। तुम दोनों मेरे साथ आओ, देवराज चांद ने हरिराम और बंटी से कहा। मैं तुम्हें 10 बजे फोन भी करूंगा तौड़े। तौड़े ने सिर हिलाया। देवराज चौहान बंटी और हरिराम के साथ कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठे वो लोग। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन लगाया। हेलो, उधर से जगमोहन की आवाज आई। कहाँ हो? देवराज चौहान ने पूछा। वहीं पर, जहां तुलीराम ने ट्रक दिया था। अभी मैं यहां से हिला नहीं, वहीं रहो। मैं कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूँ। वैन का क्या हुआ? वो हमारे कब्जे में है, सब कुछ ठीक है, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कार स्टार्ट की और उसे वापस मोड़कर चल पड़े। शिवलाल तौड़े और अमलेश कमती वहां नहीं दिखे थे। तभी बंटी कह उठा, तुम्हें सब काम करते देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करने करने जा रहे हैं। क्या 3 घंटे की मजदूरी का कहीं 1 करोड़ रुपया मिलता है? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, तो फिर यही समझो कि ये तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी बड़ा काम है। आखिरी क्यों? क्योंकि जिंदगी में 3 घंटों की इतनी बड़ी कीमत तुम लोगों को और कोई नहीं देने वाला। अगला दृश्य। रात के 9 बज रहे थे। खंडर के आसपास रोज की तरह भरपूर रोशनी थी। हर रोज की तरह आज का वक्त भी बीता जा रहा था, कुछ भी नया नहीं था। अगर नया कहा जाए तो सिर्फ यही बात थी कि रोज खाना 8 बजे के आसपास पहुंच जाता था। परंतु आज 9 बज रहे थे, खाना नहीं पहुंचा था। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले एक दूसरे से धीमे स्वर में पूछ रहे थे कि अभी तक खाना क्यों नहीं आया। आएगा भी। खंडर के नीचे तहखाने में 5वें कमरे की दौलत को बाहर निकालकर तहखाने में रखा जा रहा था।
और कल सुबह से 5वें कमरे की दौलत की पैकिंग का काम शुरू होना था। उधर इंस्पेक्टर नाडा ने गाड़े को बताया कि कश्मीर कमिश्नर साहब ने फोन पर कहा है कि कल सुबह 11 बजे सरकारी लोग पेटियां ले जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचेंगे। सब इंस्पेक्टर गाड़े ही जानता था कि इस वक्त उसका क्या हाल हो रहा था। दिल बेकाबू सा हुआ पड़ा था। व्याकुल से पांव कहीं टिक नहीं पा रहे थे। तहखाने में जाता तो फौरन लौट आता। बाहर खड़ा वहां फैले पुलिस वालों को देखने लगता। वो अब शंका में घिरने लगा था कि देवराज चौहान की योजना कामयाब भी हो पाएगी या नहीं। क्या वो लोग कामयाब भी हो पाएंगे या जान बचाते भागना पड़ेगा। वक्त बढ़ता जा रहा था। सुइयां 10 बजे की तरफ सरक रही थी। गाड़े को अपना गला सूखता लग रहा था। वो घबराया सा लग रहा था। गाड़े, इंस्पेक्टर नाड़ा की आवाज सुनी तो वो फौरन नाड़ा के पास जा पहुंचा। ठीक तो सब ठीक तो है? नाड़ा ने पूछा। ठीक, गाड़े अजीब स्वर में बोला। ठीक ही तो है सर। मुझे लगा तुम कुछ परेशान से हो। कैसी बात करते हैं सर? मैं परेशान क्यों होऊंगा? सरकार तनख्वाह देती है, सब बढ़िया है। वो अपनी भाभी वाला काम किया कि नहीं अभी? मौका नहीं लगा सर। काम तो देर सवेर हो जाएगा। गाड़े मुस्कुरा पड़ा। नाड़े मुस्कुराया। मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं आया तुम्हारा? आ रहा है सर, मैंने अभी फोन किया। पता चला खाने की वैन वहां से निकल चुकी है। आज तो तुम्हारा हलवा भी आना है। मेरे ख्याल में हलवा बनाने में वक्त लग गया होगा। इंस्पेक्टर चेतन नाडा मजाक भरे स्वर में कहा। खाना आए तो मुझे जल्दी से दे देना, भूख अब नचाने लगी है। पक्का सर, खाना आते ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। हलवा लाना मत भूलना। गाड़े वहां से हटा और मोबाइल निकालकर देवराज चौहान को फोन किया। हेलो। कुछ पलों बाद देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। भाई गॉड, मेरा दिल धड़क रहा है। यहाँ एक एक पल बिताना कठिन हो रहा है। कभी कभी तो लगता है कि जैसे टांगे जड़ से उखड़ने जा रही हैं। पहली बार पता लगा है कि घबराहट होती क्या है। अपने पर काबू रखो गाड़े, तुमने अभी बहुत काम निपटाने हैं। देवराज चौहान की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। उन कामों के लिए तो मैं तैयार हूं। तुम लोग तैयार हो? पूरी तरह। मतलब कि तैयारी पूरी हो गई। हम 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं। बाय गॉड, मेरा दिल तो फिर जोरों से धड़कने लगा। तुम्हारे यहाँ सब कुछ सामान्य है? उधर से देवराज चौहान ने पूछा। सब ठीक है, यहाँ सबको भूख लगने लगी है। पुलिस वाले खाने को पूछने लगे हैं। गाड़े ने कहा। ये तो अच्छी बात है। ऐसे में वो ज्यादा खाना खाएंगे। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। बेहोशी की दवा खाने में मिला दी? एक एक सवाल मत पूछो। हम अपने काम पूरे कर चुके हैं और 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं। 9:30 बजने वाले हैं। 10 बजे हमारा काम खाने की वैन के साथ वहां पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाएगा। हम सफल होंगे ना? काम की शुरुआत पर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। हमें अपने पर भरोसा रखना चाहिए। अगला दृश्य। 10:15 खाने की वैन वहां पहुंची। शिवलाल तौड़े वैन को चला रहा था। अमलेश कमती बगल में बैठा था। तौड़े जानता था कि वैन को कहाँ रोकना है। भीड़ में खड़ा रोज सब कुछ देखा जो करता था। तौड़े ने उसी जगह वैन खड़ी कर दी। वो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी खाना बांटने की थी, वो तो तैयारी के साथ वैन के आने का इंतजार 8 बजे से कर रहे थे। वो उसी पल वैन के दरवाजे खोलकर भीतर घुसे और प्लास्टिक की ट्रे में खाना डाल डाल कर देने लगे। तब तक वो पुलिस वाले भी आ गए थे जो ड्यूटी पर खड़े पुलिसमैनों तक खाना पहुंचाते थे। परंतु आज खाना आने में देरी हुई थी और सबको भूख लग रही थी। ऐसे में पुलिसमैन अपनी जगह छोड़ छोड़कर खुद ही वैन तक आने लगे थे कि पहले खाना ले सके। सुरक्षा का जो सिस्टम खाना आने पर भी बना रहता था, वो कुछ देर के लिए टूट गया था। तौड़े और कमती वैन से बाहर आ खड़े हुए थे। आज खाना आने में देर क्यों हुई? एक पुलिस वाला प्लेट पकड़े खाना खाता खाता उन दोनों के पास आया। आते समय वैन खराब हो गई थी। तौड़े ने मुस्कुरा कर कहा। तुम तो नए आदमी लगते हो। पहले वाला कहाँ चला गया? उसने पूछा। वो गांव चला गया। तुम लोग बढ़िया हो। जब मन किया बिस्तर उठाया और गांव चल दिए। यहाँ छुट्टी ही नहीं मिलती। वो पास से चला गया। ये क्या जगह है? कमती धीमे से तौड़े से बोला। नहीं पहचाना? नहीं तो। ये वो जगह है जहां से खजाना मिला है। अखबार टीवी में खबर पढ़ी सुनी,
ओह! अमलेश कमती का मुंह खुला का खुला रह गया। हम यहाँ पर हाथ मारने वाले हैं? हाँ, लेकिन यहाँ तो सुना है 2000 करोड़ का खजाना है। कमती विचलित हो उठा। तो हमें सिर्फ 1-1 करोड़ मिलेंगे? मुझसे क्या पूछता है? सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े से पूछ। कमती ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और हर तरफ नजरें घुमाने लगा। हम वो खजाना कैसे ले पाएंगे? यहाँ तो बहुत सारे लोग। खंडहर के नीचे तहखाना है, वहां भी 50 लोग हैं। तौड़े बोला। दौलत तहखाने में? तौड़े ने सहमति से सिर हिलाया। जो भी हो, 1 करोड़ तो बहुत कम। वो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। तौड़े ने सामने से आते रोशन गाड़े को देखा। रोशन गाड़े पास आते ही बोला, आज बहुत देर से आए हो? गाड़े ने ऊंचे स्वर में दूसरों को सुनाने को कहा, कल से ठीक वक्त पर आना, नहीं तो हम कहीं और से खाना मंगवाना शुरू कर देंगे। मुझे पसंद नहीं कि पुलिस के जवान खाली पेट ड्यूटी दें। तभी अमलेश कमती 2 कदम आगे बढ़कर गाड़े के पास पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, साहब जी, पता चला खजाने पर हाथ मारा जाना है। तो गाड़े ने उसे घूरा। 1 करोड़ तो बहुत कम है उस खजाने में से। तू यहाँ डकैती करने नहीं आया, मजदूरी करने आया है। टोकरे में सामान भरकर ट्रक में डालना है। फिर भी माई बाप, तू मुझसे सौदेबाजी कर रहा है? गाड़े सख्त स्वर में बोला, वो बात नहीं, मैं तो काम नहीं करना तो वापस चला जा। कैसी बातें करते हैं साहब जी, मैं तो बात ही कर रहा था कि सिर्फ काम पर ध्यान दे, गाड़े ने कहा और वहां से हट गया। कमती ने तौड़े से कहा, 1 करोड़ तो कम है। तू भी कहता है इंस्पेक्टर साहब से कि मेरे लिए तो बहुत है। तौड़े बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, दूसरी औरतों पर पैसा नहीं लुटाता, सिर्फ दाल रोटी खानी है। उम्र भर में ज्यादा से ज्यादा 5-10 लाख की दाल रोटी खा लूंगा। तो हिमालय पर जाकर क्यों नहीं बैठ जाता? कमती तीखे स्वर में बोला। हिमालय पर क्या होता है? तौड़े ने मुस्कुराकर उसे देखा। वहां तपस्या कर, भगवान तुझे वरदान देंगे कि तुझे कभी भूख भी ना लगे। सॉरी। वहां तो वहां तपस्या कर, भगवान तुझे वरदान देंगे कि तुझे कभी भूख भी ना लगे। तब दाल रोटी से भी छुटकारा मिल जाएगा। रोशन गाड़े खाने की ट्रे भरे इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के पास पहुंचा, जो कि एक तरफ कुर्सी रखे बैठा था। सर, खाना। ला ला। ट्रे थामते नाड़ा बोला, बहुत भूख लगी है। मैं दूसरी कुर्सी लाकर देता हूँ, उस पर रखकर आप आराम से खा लेना। तौड़े ने दूसरी कुर्सी लाकर दी। नाड़ा ने उस पर ट्रे रखी और खाने को देखते ही बोला, हलवा नहीं आया? इस ट्रे में जगह नहीं थी, वो तो दूसरी ट्रे में लाऊंगा सर, गाड़े ने कहा। तू मेरा कितना ध्यान रखता है, तेरी भाभी भी मेरा ध्यान ऐसे ही रखती है, नाड़ा ने कहा। गाड़े सक पकाया, फिर क्या उठा। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। इसके साथ ही वहां से चला गया। चेतन नाड़ा खाना खाने में व्यस्त हो गया। सब पुलिस वाले खाना खा रहे थे। कोई इधर खड़ा तो कोई उधर खड़ा। खाना आने में देरी हो जाने की वजह से सब जल्दी से खा लेना चाहते थे। कुछ खाने की ट्रे संभाले उस तरफ बढ़ गए जहां उनकी ड्यूटी थी। रोज की तरह पुलिस वाले खंडर के भीतर भी खाना पहुंचा रहे थे। सब काम रोज की तरह ही हो रहा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है। जबकि मन में व्याकुलता भरे गाड़े उन पुलिस वालों को तलाश कर रहा था जो खाना नहीं खा रहे थे। परंतु आज हर कोई खाना खा रहा था। खाना लेट आने की वजह से सब भूखे थे। उसे सिर्फ 15 के करीब वो पुलिस वाले ही दिखे जो खाना नहीं खा रहे थे, जो खाना सर्व करने में लगे थे। गाड़े ने एक प्लेट में हलवा डाला, चम्मच रखा और नाड़ा के पास पहुंचा। सर, हलवा। गाड़े ने ट्रे कुर्सी पर रख दी। तेरी भाभी भी इसी तरह प्यार से मुझे। सर, मैं खाकी वर्दी पहनता हूँ जो कि भाभी जी नहीं पहनती। मैं आदमी हूँ, भाभी जी औरत है। मैं अपने अफसर की इज्जत करता हूँ, तभी आपको खाना खिला रहा हूँ। लेकिन आप मुझे और भाभी जी को एक ही तराजू में डाल रहे हैं। तू तो नाराज हो गया गाड़े? नहीं सर, मैं आपसे तो कभी नाराज नहीं हो सकता, कहने के साथ ही गाड़े वहां से हट गया। रह रहकर गाड़ी की टांगों में कंपन उठ जाता। वो यही सोच रहा था कि डकैती हो पाएगी या नहीं। वो यही सोच रहा था कि डकैती हो पाएगी या नहीं। क्या ये लोग खाना खाकर बेहोश होंगे? देवराज चौहान की योजना सही है?
क्या पता कोई खाना कम खाए और वो बेहोश ना हो। गाड़े इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि काम हो जाएगा। शंकाएं रह रहकर मन में फन फैला रही थी कि तभी मोबाइल बजा। हेलो। गाड़े ने बात की। क्या हो रहा है वहां? उधर से देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। रोशन गाड़े का दिल धड़का। उसे विश्वास हुआ कि वो सच में खजाने की डकैती करने जा रहा है। सब खाना खा रहे हैं। गाड़े ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कोशिश करना कि कोई बचा ना रह जाए। आज तो सब खा रहे हैं। खाना लेट आने का फायदा हुआ कि सबको भूख लगी हुई है। इंस्पेक्टर नाड़ा को तो मैंने खुद दिया है। पुलिस वालों को संभालना तुम्हारा काम है। जब तुम फोन फोन करोगे ट्रक वहां आ जाएगा। तुम ट्रक पर हो? मैं कार पर हूं और पास में ही हूं। यहाँ से खंडर की हलचल थोड़ी बहुत मुझे नजर आ रही है। बंटी, हरिराम और जगमोहन ट्रक पर हैं। लाइन क्लियर होते ही फोन कर देना। इसके साथ ही उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। गाड़े ने मोबाइल जेब में रखा। दिल जोरों से बज रहा था। कुछ पल वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर नाड़ा की तरफ बढ़ गया। नाड़ा खाना खा चुका था। गाड़े को आते देखकर मुस्कुराया। सर, कुछ और लाऊं? वो भाभी वाली बात मत करना सर। हलवे का तो स्वाद आ गया गाड़े। आज से हर रोज रात को खाने में हलवा होगा। नाड़ा कह उठा। हलवा और लाऊं सर? नहीं, रात को ड्यूटी देनी है ताकि तुम आराम कर सको। पहले ही हलवा ज्यादा था। तुम भी खा लो। मैं खाने जा ही रहा था सर, कहकर गाड़े नाड़ा के पास से हट गया। रोशन गाड़े तौड़े और कमटी के पास पहुंचा। साहब जी, अमलेश कमटी धीमे स्वर में बोला, मुझे पता चला कि खाने में बेहोशी की दवा मिली है। तो अभी कोई बेहोश क्यों नहीं हुआ? दवा का असर धीरे धीरे होगा, 10-15 मिनट लगेंगे। गार्डन ने नजरें घुमाते कहा। अगर दवा की मात्रा खाने में कम हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी बेहोश नहीं होगा। कमती की बात सुनकर गाड़े परेशान हो उठा। साहब जी, चुप कर। हमेशा उल्टी बात कहेगा। ऐसे मौके पर तो शुभ बोल। मेरे बोलने से क्या होगा अगर दवा की मात्रा ही खाने में कम डाली गई हो तो? उल्लू का पट्टा। गाड़े ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और आगे बढ़ गया। मैंने कुछ गलत कहा क्या? कमती ने तौड़े को देखा। पता नहीं, शिवलाल तौड़े ने गंभीर स्वर में कहा। गाड़ी ने खाना न सर्व करने वाले एक पुलिस वाले को रोका। भीतर तहखाने में सबको खाना पहुंचा दिया? जी सर। उनका खाना तो खत्म भी होने वाला है, पुलिसमैन ने कहा। तुम सब भी खा लो। जल्दी से खाने का काम खत्म करो। अगला दृश्य। एक पुलिस वाला भागा भागा गाड़े के पास आया। सर सर, उधर दो पुलिस वाले नीचे गिरे पड़े हैं। तौड़े के मन को ढेर सारी राहत मिली, परंतु दिखावे के लिए चौंक कर बोला, क्या? पुलिस वाले गिरे? कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता सर, परंतु उसी पल कुछ दूर से आवाज आई, अरे इधर क्या हुआ? ये तो ड्यूटी पर सो रहे हैं। गाड़े मन ही मन मुस्कुराया कि दवा काम करने लगी है। तुम उन्हें जाकर देखो। ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। तुम खाना खाओ, कहकर गाड़े आगे की तरफ बढ़ गया। परंतु गाड़े ने जाना कहाँ था? वो कहीं भी नहीं गया। नाड़ा की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर नाड़ा कुर्सी पर बैठा था। बैठे बैठे ही उसकी गर्दन छाती की तरफ लुढ़की हुई थी। सर, गाड़े ने नाड़ा को हिलाया, परंतु नाड़ा के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। सर, गाड़े के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। गाड़े के हिलाने पर नाड़ा का शरीर कुर्सी से नीचे गिरने लगा कि गाड़े ने नाड़ा का शरीर को संभाला और कुर्सी से लुढ़काकर नीचे जमीन पर लिटा दिया। उसी पल दो पुलिस वाले भागते हुए वहां पहुंचे। सर, पुलिस वाले बेहोश होते जा रहे हैं। लगता है खाने में गड़बड़ थी, एक ने तेज स्वर में कहा। खाना ठीक है, वहम मत करो। इंस्पेक्टर साहब भी बेसुध हो गए। मेरे ख्याल में पानी खराब था। गाड़े ने उन दोनों पुलिस वालों के साथ बेहोश हो चुके पुलिसमैनों को देखा। गाड़े वक्त बिताता रहा और ये देखने लगा कि कितने पुलिस वाले सलामत है। वो 8 पुलिस वाले थे जो कि ठीक ठाक हाल में नजर आए। तुम लोग यहीं रुको, रोशन गाड़े ने उन पुलिस वालों से कहा। मैं भीतर का हाल देख कर आता हूँ। यहाँ के हालातों की खबर मुझे कमिश्नर साहब को करनी होगी। तब तक तुम सब देखो कि कितने पुलिस वाले ठीक ठाक हाल में है। रोशन गाड़े खंडर की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता और चिंतित होने के भाव थे। उसे इस बात की चिंता थी कि उसका काम ठीक ठाक ढंग से हो जाए। रह रहकर वो होंठों पर जीभ फेर रहा था। खंडर के ऊपरी हिस्से में ड्यूटी दे रहे तीनों पुलिस वाले बेहोश मिले। तहखाने में जाने के रास्ते पर खड़े दोनों पुलिस वाले भी लुढ़के मिले।
गाड़ी भीतर प्रवेश करता सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के पार जो पुलिस वाले खड़े मिलते थे वो सब बेहोश होकर नीचे गिरे पड़े थे। हॉल में पहुंचते ही गाड़ी ठिठक गया। सन्नाटा छाया था हॉल में। यहाँ पर मौजूद रहने वाले लोग बेहोश हुए लुढ़के पड़े थे। गाड़ी की निगाह हर तरफ घूमती चली गई। नजरें पेटी ठोकने वाले कर्मचारियों पर जा टिकी जो कि हक्का बक्का से उसे देख रहा था। क्या हुआ यहाँ? गाड़ी ने उसे गंभीर स्वर में देखा। पता नहीं साहब जी, इन लोगों ने खाना खाया और काम शुरू किया कि सब बेहोश होकर गिर रहे। तूने खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? पेट में दर्द था साहब जी, सोचा कुछ देर बाद खाऊंगा। वो घबराए से स्वर में कह उठा। इन्हें क्या हुआ है? गार्ड ने पुनः तसल्ली भरी निगाह सब तरफ मारी और उससे बोला, घबराओ मत, सब ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं बाहर से पुलिस वालों को भेजता हूँ। गाड़े तहखाने से बाहर निकल आया। खुले में आया। सामने से दो पुलिस वाले आते दिखे। वो पास आकर हैरान परेशान से कह उठे, साहब जी सब पुलिस वाले बेहोश हैं। जिसने भी खाना खाया वो बेहोश हुआ पड़ा है। गाड़े ने वैन के पास खड़े शिवलाल तौड़े और अमलेश कमती पर निगाह मारी। फिक्र मत करो, जल्दी सबको होश आ जाएगा। मैं अभी कमिश्नर साहब को यहाँ के हालातों की खबर करता हूँ। उधर तहखाने में भी सब बेहोश हैं। खाने में जरूर कुछ गड़बड़ थी। आज तो खाना भी नए आदमी लेकर आए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़े बोला। तुम लोग कितने हो जो ठीक हाल में हैं? 8 हैं सर। हम खाना सर्व कर रहे थे। दूसरे सर्व करने वालों ने भी खाना खा लिया था। वो बेहोश हैं। यहाँ मिले खजाने को सुरक्षा देना अब तुम 8 का काम है। सबको इकट्ठा करो और तहखाने में पहुंच जाओ। हमने किसी की चाल सफल नहीं होने देनी। किसी को खजाना नहीं ले जाने देना है। यस सर। 8 को इकट्ठा करो और फौरन तहखाने में पहुंचो और पहरा दो। सब पुलिस वाले गाड़ी के पास से हटते चले गए। गाड़ी ने तुरंत मोबाइल निकाला और देवराज चौहान के नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। वो गंभीर नजर आ रहा था। होंठ भिज से गए थे। फैसले की घड़ी आ गई थी। गाड़ी का दिल जोरों से बज रहा था। हेलो। तभी देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हमारी योजना सफल रही। सब बेहोश हो चुके हैं। ट्रक ले आओ। सब बेहोश हो गए? सिर्फ 8 बचे हैं। उनकी कोई समस्या नहीं। तुम सब यहाँ पहुंचो, उन्हें हम संभाल लेंगे। बात करने के बाद गाड़ी शिवलाल तौड़े और कमती के पास पहुंचा। सब ठीक है, हम जल्दी से काम शुरू करने वाले हैं। गाड़ी बेहद गंभीर था। वो लोग आ रहे हैं। दोनों के मुंह से कुछ ना निकला। अगला दृश्य। बंद बॉडी का फुल ट्रक खंडर के पास आ खड़ा हुआ था। रास्ते में जो बेहोश पुलिसमैन पड़े थे उन्हें तौड़े और कमती उठाकर एक तरफ लिटा रहे थे। इस काम के लिए बंटी और हरिराम भी ट्रक से बाहर आ गए थे। ट्रक खंडर के पास जा खड़ा हुआ। तब तक देवराज चांद भी चलता हुआ वहां पहुंच गया था। तहखाने में 8 पुलिस वाले और एक पेटी ठोकने वाला सही सलामत है, रोशन गाड़े ने बोला। चलो पहले उन्हें संभालना है, तभी काम शुरू होगा। देवराज चांद सब तरफ नजर मारता कह उठा, भीतर जो भी हैं उनकी जान किसी कीमत पर नहीं लेनी है। पुलिस वाले की हत्या करके कोई भी नहीं बचा रह सकता। ऐसे लोगों को पुलिस काली सूची में डाल देती है और हम यहाँ किसी की हत्या करने नहीं आए हैं। जगमोहन से पता चला है कि हम क्या करने वाले हैं, बंटी बोला। हम खजाना लूटने जा रहे हैं। हाँ, परंतु हमें तो सिर्फ 1 करोड़ ही मिल रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि खजाने के सामने 1 करोड़ की कोई कीमत है भला, कमती बोला। फालतू की बातों में मत पड़ो, गाड़े कह उठा। ये काम का वक्त है, तुम लोगों को ज्यादा भी मिल जाएगा। इस पर कमती या बंटी ने कुछ नहीं कहा। अंदर मौजूद पुलिस वालों पर हमने काबू पाना है। वो 8 हैं, हथियार बंद हैं और एक। हथियारों की फिक्र मत करो, गाड़े ने कहा, वो मैं संभाल लूंगा। जगमोहन, देवराज चांद ने कहा, तुम ट्रक से वो सरिया ले आओ जिससे ताले तोड़ने हैं खजानों के कमरों के। फिर वो सब खंडर के भीतर की तरफ चल पड़े। रोशन गाड़े आगे आगे चल रहा था। रास्ते में बेहोश पड़े पुलिस वाले नजर आ रहे थे। वो लोग सीढ़ियां तय करके नीचे तहखाने में पहुंचे। क्या जगह है, कमती ने कहा। यहाँ पर खजाना मिला। चुप रहो और काम की तरफ ध्यान दो, देवराज चौहान बोला। हमें यहाँ पर काबू पाना है। वो लोग हॉल में पहुंचे। वहां 8 पुलिस वाले हथियार लिए पहरे पर खड़े थे। पेटी ठोकने वाला अभी तक अपनी जगह पर बैठा था। यहाँ पर जहरीली गैस फैली हुई है, गाड़े उन पुलिस वालों से बोला। इसी वजह से सब बेहोश हो गए। मैंने अभी अभी कमिश्नर साहब से बात की है, वो और पुलिस वाले भेज रहे हैं।
पुलिस के ये लोग यहाँ से कुछ ही दूरी पर थे कि कमिश्नर साहब के कहने पर ये लोग यहाँ आ गए। तुम लोग अपने हथियार इन्हें दे दो। हथियार क्यों दे सर? एक ने कहा, इन्हें दे दो, बाहर पुलिस वालों को कितने हथियार बिखरे पड़े हैं, तुम लोग वो ले आओ। वो पुलिस वाले फौरन उन लोगों के हथियार थमाने लग गए। अब दो पुलिस वालों के हाथों में हथियार बचे थे। तुम दोनों अपने हथियार नीचे फेंक दो। गाड़े उन दोनों पुलिस वालों से बोला। क्यों सर? हम जो मैं कह रहा हूं वो करो। रोशन गाड़े का स्वर बेहद कठोर हो गया था। उन दोनों ने तुरंत हथियार नीचे रख दिए। देवराज चौहान, जगमोहन, कमती, तौड़े, बंटी और हरिराम पुलिस वालों की तरफ बढ़े। पुलिस वाले कुछ उलझन में दिखे। अगले ही पल वो 6 के 6 पुलिस वालों पर झपट पड़े। 2 मिनट लगे उन पुलिस वालों को बेहोश करने में। बाकी के दो पुलिस वाले ये देखकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो रहा है सर? ये तब तक देवराज चौहान और जगमोहन उनके सिरों पर जा पहुंचे थे। उन्हें कोई मौका नहीं मिला बचने का। उन्हें भी बेहोश करके नीचे लेटा दिया गया। पेटी ठोकने वाला हैरानी से यह सब देख रहा था। गाड़े उसके पास पहुंचा। पेटी ठोकने वाले ने घबराहट भरे ढंग से सूखे होंठों पर जीभ फेरी। नहीं समझे? गाड़े ने दांत भींचकर कहा। नहीं, उसके होंठों से निकला। ये डकैती हो रही है। इसके साथ ही गाड़े की जूते की एड़ी की ठोकर उसकी कनपट्टी पर पड़ी। उसके होंठों से कराह निकली और खजाने के ढेर पर लुढ़कता चला गया। गाड़े ने आगे बढ़कर पुनः जूते की एड़ी मारनी चाहिए कि देवराज चांद ने टोका। ऐसे नहीं गाड़े, हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए। ऐसे नहीं गाड़े, हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए। देवराज चांद आगे बढ़ा और नीचे लुढ़के पड़े व्यक्ति को बैठाकर कहा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ देर के लिए बेहोश कर रहे हैं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने उसका हाथों से सिर थामा और हाथ के अंगूठे से उसकी कनपट्टी को खास अंदाज में दबाया। वो बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। जगमोहन सरिया थामे उन बंद कमरों के ताले तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। ट्रक में टोकरों और बाकी का सामान पड़ा है। देवराज चांद उन चारों से बोला, वो भीतर ले आओ। चारों तेजी से वहां से चले गए। देवराज चौहान ने गाड़े से कहा, तुम बाहर रहो, बाहर नजर रखो, कोई आए तो उसे संभालना तुम्हारा काम होगा। तुम लोग ट्रक पर ज्यादा से ज्यादा माल डालना। गाड़े बोला और बाहर की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। शिवलाल तौड़े, हरिराम, अमलेश कमती और बंटी की आंखें फटी पड़ी थी। जगमोहन ने बाकी के बंद चारों कमरों के ताले तोड़कर दरवाजे खोल दिए थे और भीतर पड़ी दौलत का नजारा देखने लायक था। जगमोहन भी एक बारगी सक पका कर रह गया था। कमरे रंग बिरंगी चमकती दौलत से भरे पड़े थे। चारों जब टोकरे और फावड़े लेकर आए तो यह नजारा देखा। हे भगवान! कमती के होठों से निकला। मेरी माँ ये सब देखती तो गश खाकर गिर जाती। वक्त बर्बाद मत करो, देवराज चौहान ने कुछ सख्त स्वर में कहा। टोकरों में ये सब भर भर कर ट्रक के पिछले खुले दरवाजे से भीतर डालो। ट्रक भरना है हमने, जबकि हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त है। किसी को भी थकना नहीं है, गोली की तरह काम करना है। तुम सब टोकरे ट्रक तक पहुंचाओगे। जब वापस लौटोगे तो मैं भरे टोकरे तैयार रखूंगा। ये 10 टोकरे हैं, जगमोहन ने कहा। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और फावड़ा संभाला और बोला, अपने अपने टोकरे लेकर आगे आओ। देवराज चौहान फावड़े से एक एक टोकरे को भरने लगा। जब जगमोहन का टोकरा भरा तो वो कह उठा, तुम कितनी बेदर्दी के साथ फावड़ा बेशकीमती जवाहरातों पर मार रहे हो, देखकर तकलीफ होती है। जल्दी करो। वो सब टोकरे लेकर जा चुके थे। देवराज चौहान वहां पड़े खाली टोकरों को फावड़े की सहायता से हीरे जवाहरातों से भरने लगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सोच कर देखिए, फावड़े से हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे हैं। वो मिट्टी वाले जो टोकरे होते हैं ना अपने गांव में, उसके अंदर भर रहे हैं। सही था कमती का हालात, वाकई। एक और बात, पहले मुझे लगा था कि ये वो जो इंस्पेक्टर नाड़ा है, वो तौड़े उसके लिए काम कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि तौड़े के लिए वो नाड़ा के लिए काम नहीं कर रहा तौड़े। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है तौड़े किसी और के लिए काम कर रहा है। कोई और खिलाड़ी है इसके अंदर।
ऐसा मुझे शक क्यों हुआ? ऐसा शक मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे ही वो जब उसने कहा ना कि मैं देवराज चौहान के पीछे था, वो गाड़ी खाने की गाड़ी के पीछे था, और फिर उसने इसका 100 करोड़ जो है वो 500 करोड़ बढ़ा दिया और 500 करोड़ को 1000 करोड़ कर दिया। जब कोई इस तरह इतनी बेदर्दी से कीमत दे रहा होता है ना, यानी दाव लगा रहा होता है, तो उसका मेन पर्पस होता है उसने देना कुछ भी नहीं होगा। और देना भी क्या है, अगर मान लो सारा उसके हाथ आ जाए, सिर्फ तौड़े और वो हों, वो जो कोई भी है, तो जो इस तरह पीछे से काम करता है वो क्या लेने देगा तौड़े को? कुछ भी 1 रुपया नहीं उठाने देगा। नहीं, ये इंस्पेक्टर नाड़ा नहीं हो सकता। और सच में, कसम से, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहानी पढ़ ली है और अब मैं आप लोगों को, हो सकता है किसी को लगा हो, हमारे किसी पाठक श्रोता दोस्त को, क्योंकि मैंने अभी पिछली, मेरे ख्याल से तीसरे भाग के अंत में कहा था कि किसी को करना हो तो वो खाने में नशा मिला दे, और अगले भाग में हमने वही देखा। तो हो सकता है कि आपको लगे मैं जरा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है कहानी। मतलब मैं अब पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ और सुना रहा हूँ आपको, और ये मेरी अपनी जो इंटरनल फीलिंग है ना, वो मुझे बता रही है एक पाठक के तौर पर कि तौड़े किसी और के लिए खेल रहा है, तो कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। चलिए देखते हैं क्या ये लोग कामयाब होंगे या नहीं। आ, हमारे बहुत से दोस्त अब हमें कमेंट करने लग गए हैं, और मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ, तहे दिल से, जो कहते हैं ना, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कमेंट्स किए। आ, जिन दोस्तों ने एक कमेंट किया है वो भी, और जिन्होंने ढेर सारे कमेंट किए हैं, या जो लोग रोज भी कमेंट कर रहे हैं वो भी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने हमें, जो करीब करीब हर एक वीडियो पर कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूंगा। जैसे कृष्णकांति सिंह जी हैं, विजय लाल जी हैं, राजेश जी, अ, एक हमारे दोस्त हैं, मैं बंधुवर, अगर मैं आपका नाम सही से ना पहचान उच्चारण कर पाऊं तो क्षमा कीजिएगा। आपका नाम शब्बीर मुरदास कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आचार्य मिश्रा जी हैं, अ, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं सबका नाम ले सकूं। एक हमारे टेक सोल्यूशन फॉर ब्लाइंड जी हैं, मनीष चौधरी जी हैं, अवतार बोरा जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, राजकुमार वर्मा जी, हेम जोशी जी, सुधीर झा जी, लक्ष्मण पी सुदेश जी, महेंद्र त्रिपाठी जी, मनोज बाल्यान जी, गुरमीत चांद जी, रिंकू सैनी रिंकू जी, नवीन कुमार जी, दिनेश कुमार जी, जहूर खान जी, भूपेश वो आगमरे जी, मिंटू सगू जी, टम्पोल जी, एसके जी, सुखदीप जी, संतोष संतोष उघाड़े जी, अंकिता अवस्थी जी, सुशील त्यागी जी, एस एस वोरा जी, खासर इमान खान जी, वासुदेव जी, अगर मैं किसी का, दिनेश ओझा जी, पंकज प्रजापति जी, सुशील त्यागी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कुछ लिखा है। मैं वेट करता हूँ, रिकॉर्डिंग से ज्यादा मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है, आपके सारे सुझाव। हमारे मित्र शबीर मुदास जी ने कहा था ऑडियो बुक ऐड करूं, तो मैं देखता हूँ ऑडियो बुक ऐड करता हूँ। अभी सैटरडे को देखता हूँ कैसे वो करता है कुछ। अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकें कि क्या कहानी वार्ता ऑडियो बुक्स, ओके, इस तरह कुछ, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे मुझे सजेस्ट करना, जो
यूट्यूब को भी पसंद आए, ताकि हमारी बात आगे बढ़ जाए। और दोस्तों, एक और बात है, मैं आज डाल देता हूँ स्नैपशॉट। 53% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ने किया नहीं है, जो सुन रहे हैं। तो आप सबसे करबद्ध विनती है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अगले भाग में मिलेंगे, वर्दी का नशा पार्ट 6 में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अपने दोस्त विक्रम के साथ कहानी वार्ता सुनते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।